जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस एप्लीकेशन पर। और आज हम बात करेंगे, आज हमारा पेपर है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। ये चौथा पेपर है आपका और 60 अंकों का इसका पूर्णांक होता है। इसमें से आपको पास होने के लिए 24 नंबर की आवश्यकता होती है और ये 3 घंटे का पेपर होता है साथियों। तो आइए आज हम बात करेंगे इस पूरे पेपर को लेकर के। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाया गया है। पहला क्वेश्चन है कि पठन प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा प्रत्याभिज्ञान। कौन सा है? पठन प्रक्रिया का पहला चरण है प्रत्याभिज्ञान। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो पावन को अगर हम तोड़े तो साथियों ध्यान रखना, पऊ प्लस अन क्या बनेगा? पावन। इसमें जो संधि है ना, ये पावन बनेगा। इसमें संधि होगी अयादि। कौन सी है? अयादि। ये बात ध्यान रखेंगे। अयादि का एक नियम भी आपको याद रखना है। अगर देखो पवन होता तो पो प्लस अन बनता, ये तब क्या बनता? पवन। ठीक है। यदि औ के बाद ए आए तो आव बनेगा और ओ के बाद ए आए तो अब बनेगा। ये संधि है साथियों, ए चो अये आव। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा पावन में। और पवन का क्या बनता? पवन वाले का जो बनता ना वो ये बनता, बी ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपरक उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ज्ञानपरक उद्देश्य में भाषा की परंपरा, प्रकृति और उसकी विविध घटकों की जानकारी में भाषा विज्ञान का ज्ञान हो सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, लेखन की प्रभावी योजना के चरण लिखिए। तो पहला चरण है विषय का ज्ञान, दूसरा है शीर्षक निर्धारण, तीसरा है विषय पर चर्चा करना और चौथा है रूपरेखा बनाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5वां, पत्र क्या है, इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो किसी भी बात को जब हम लिपिबद्ध कर देते हैं, जो मुंह से कही गई बात अगर उसको हम लिख देते हैं तो उसे पत्र कहा जाता है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, ऑफिशियल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। ध्यान रखना, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनि देखेंगे, ये हिंदी का पेपर है साथियों। अगर आपने इस पेपर को अच्छे से पढ़ लिया ना हिंदी को, तो आपको इंग्लिश का पेपर ट्रांसलेट करने में समय नहीं लगेगा और अच्छा समझ में भी आएगा। तो ध्वनि किसे कहते हैं? मुख से उच्चारित सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो ध्वनि कहलाती है, साउंड कहलाती है। क्वेश्चन 7वां है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था और वह किस आयु वर्ग के लिए किया गया था। तो देखेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, जिसको हम RTE बोलते हैं, इसको पूरे भारत में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। पूरे भारत में कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को। जिसके अंतर्गत प्रावधान था कि 1 वर्ष से पहले से लेकर के 8वीं कक्षा तक सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। उम्र की बात करें तो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे आएंगे उसमें। और यही नियम अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2011 को, जो RTE अधिनियम के नाम से जाना जाने लगा। अगला क्वेश्चन है 8वां, श्रवण बाधित छात्रों के लिए कौन सी भाषा प्रयुक्त की जाती है। तो ध्यान रखेंगे, श्रवण बाधित छात्र जो होते हैं उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है ना। और जो आँखों से निःशक्त विद्यार्थी होते हैं, आँखों से निःशक्त विद्यार्थी, उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको याद रखना। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे 9वां, कविता का सौंदर्य कितने प्रकार का होता है। तो कविता का सौंदर्य 2 प्रकार का होता है, रूपात्मक सौंदर्य और गुणात्मक सौंदर्य। क्वेश्चन 10, गद्य के अंतर्गत कौन कौन सी विधाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें निबंध आएंगे, कहानी, एकांकी, लेख, संस्मरण आदि का अध्ययन किया जाता है। ये सब क्या है? गद्य की विधाएं हैं। क्वेश्चन 11वां है कि भारतेंदु युग में किस प्रवृत्ति की झलक मिलती है। भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति, सामाजिक परंपराओं पर कटाक्ष एवं देश प्रेम की प्रवृत्ति की झलक मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां, संवाद लेखन सिखाते समय शिक्षक को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो देखिए, संवाद लेखन में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि श्रोता वक्ता मानो आमने सामने बात कर रहे हो, ऐसा महसूस होना चाहिए कि सुनने वाला और कहने वाला एक दूसरे के आमने सामने हो। संवाद में स्वाभाविकता और सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए।
13वां क्वेश्चन है संस्मरण और रेखा चित्र में विभेदकारी तत्वों को चिन्हित कीजिए। तो रेखा चित्र है वो कहानी के नज़दीक की विधा है, तो संस्मरण निबंध विधा के नज़दीक है। दोनों में संबंध क्या है? रेखा जो चित्र है वो तो कहानी के से संबंध रखता है, इतना क्लोज है कहानी के, और संस्मरण जो होता है वो निबंध के क्लोज है। संस्मरण में अतीत का परिवेश अनिवार्य है, जबकि रेखा चित्र में समकालीनता की झलक दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है 14वां, सोरठा छंद की परिभाषा दीजिए। सोरठा क्या होता है? तो आपने दोहा पढ़ा होगा कबीरदास जी का, ठीक है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने तो मुझसे बुरा न कोई। ये जो दोहे थे ना कबीर जी के, तो जो दोहा होता है ना, अगर उस दोहे का हम उल्टा कर दें, दोहे का उल्टा क्या कहलाता है? सोरठा कहलाता है, ठीक है। दोहे के अंदर होता क्या है? पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है, ठीक है। किसमें? सोरठे के अंदर। ध्यान रखना, सोरठे में क्या होगा? 11-11 मात्राएं पहले तीसरे में, और दूसरे चौथे में 13-13 मात्रा होती है। अगर जबकि दोहे को उल्टा लिख दिया जाए तो वो सोरठा बन जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें ये उदाहरण के लिए क्या है? एक दोहा है, ठीक है। सोहत ओडे पीत पीत पट श्याम शलोने गात। तो देखेंगे यहाँ से ये पहला है, यहाँ से तो इसमें 11 मात्रा, ये दूसरा है तो इस ये यहाँ से पहला पद है, ठीक है, पहले पद में 13, दूसरे में 11, फिर तीसरे में 13 और चौथे में फिर 11। सोरठे की बात करेंगे तो जस्ट टोटला हो गया, श्याम चलोने गात सोहत ओडे प्रीत पट। तो देखेंगे ये 11 यहाँ पर आ गई, यहाँ 13 हो गई, यहाँ 11 आ गई तो यहाँ 13 हो गई, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, स्वर तथा व्यंजन के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो अब आपको ध्यान रखना है स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में ध्वनि फेफड़ों से अनुस्फुटित होकर के कंठ से होती हुई ध्वनि मुख बेवर के उच्चारण स्थानों को स्पर्श किए बिना मुख से बाहर निकलती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जबकि बेवर्ण जिनके उच्चारण में ध्वनि फेफड़ों से अनुस्फुटित होकर के मुख बेवर के उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई ध्वनि निकलती है, तो ध्यान रखना उन्हें व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां, मूल्यांकन किसे कहेंगे? सतत व्यापक मूल्यांकन के 4 उपकरण कौन कौन से हैं? मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्य का आंकना। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन से तात्पर्य इस बात की जांच करना है कि शिक्षण के परिणाम स्वरूप छात्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है, मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन के उपकरण देखिए, प्रश्न पूछना, अवलोकन, परीक्षण, संचित अभिलेख, पोर्टफोलियो, विषय विशेष, विषय के प्रति अभिवृत्ति। और मूल्यांकन के तरीके कौन कौन से हैं? तो परीक्षा लेना, दत्त कार्य, प्रतियोगिताएं, परियोजना, बहस, समूह चर्चा, गतिविधियां, ये आपके मूल्यांकन के तरीके हैं। 18वां क्वेश्चन आता है हमारा कि एनसीएफ 2005 में भाषिक विविधताओं की समस्या के रूप में नहीं लिया जाता है। ये क्वेश्चन आपको अपनी सीरीज में से यूनिट 1 में से याद करना है, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि भाषण की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। भाषण की कौन कौन सी विशेषता हैं? तो विद्यालयी शिक्षण पद्धति में भाषण का महत्वपूर्ण स्थान है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि भाषणबाजी व्यंग्यात्मक शब्द उभर भर के आती है। भाषण की विशेषता देखो भाई, विषय की पूर्व तैयारी, विषय को रोचक बनाने का कौशल, श्रोता को संतुष्ट करने वाली सामग्री एवं भाषा, विषय को केंद्रित रखने का कौशल, नाटकीय भाव भंगिमा का प्रयोग करने की क्षमता, गणितीय गतिशील सरल व स्पष्ट भाषा शैली, संप्रेषणीयता का गुण और प्रबंधन कौशल, ये भाषण की विशेषता होनी चाहिए। अब आपको अथवा में क्वेश्चन याद रखना है, मौखिक अभिव्यक्ति व लिखित अभिव्यक्ति में गहरा संबंध है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन 19वां है, पठन प्रक्रिया के चरणों का संक्षिप्त वर्णन करो। तो पठन प्रक्रिया में 4 चरण इंपॉर्टेंट है। पहला है प्रत्याभिज्ञान, ये आपको मैंने ऑब्जेक्टिव में बताया है। प्रत्याभिज्ञान का आशय है कि
किसी भी शब्द की रचना और उसके उच्चारण रूप के प्रति जो मानसिक बिंब बनता है वो प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। अर्थग्रहण, इसमें पठन सामग्री के निहित अर्थ को भली भांति समझा जाता है। इसमें पाठक चिंतन मनन के द्वारा पठन सामग्री की व्याख्या व विश्लेषण करता है। तीसरा चरण है मूल्यांकन। इस चरण में पाठक अर्थग्रहण के साथ साथ लेखक के द्वारा प्रस्तुत घटना, विचार तथा भाव को समझते हुए उसका मूल्यांकन करता है। और चौथा है अनुप्रयोग। यह पठन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। ध्यान रखेंगे, किसी भी पाठ्य सामग्री को पढ़कर पाठक निहित भावों तथा विचारों के संदर्भ में सहमति या फिर असहमति निर्मित करता है। आपको अथवा में 2 क्वेश्चन याद रखने, हिंदी में थोड़ा सा क्वेश्चन आपको निशान लगाने हैं साथियों। सेकंड मॉडल पेपर, थर्ड मॉडल पेपर आएगा तो उसमें भी आपको हम बताएंगे सबको। क्वेश्चन है गहन अध्ययन तथा द्रुत अध्ययन में क्या अंतर है। एक क्वेश्चन तो ये याद करना है इस यूनिट से। और कहानी की भाषागत विशेषताएं क्या है, ये क्वेश्चन भी आपको याद करना है। चलिए आगे चलते हैं। वाच्य किसे कहते हैं, प्रधानता के आधार पर वाच्य के भेदों के उदाहरण आपको याद करने हैं, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है वाक्य में कौन कौन से गुण होने आवश्यक हैं, आपको बता रहा हूं मैं। तो पहला गुण है आकांक्षा का। एक पद पढ़ने या सुनने के बाद किसी भी वाक्य के आशय को जानने की स्वाभाविकता की जिज्ञासा को हम आकांक्षा कहते हैं। दूसरा गुण है योग्यता का। वाक्य में योग्यता से तात्पर्य है कि पदों के अर्थ बोधन की सामर्थ्य। वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। निरर्थक शब्द तभी प्रयोग में लाए जाते हैं जब वे कुछ अर्थपूर्ण हो। तीसरा गुण है सन्निधि। सन्निधि शाब्दिक अर्थ दृष्टि से इसका अर्थ है समीपता। वाक्य में पद एक दूसरे की समीप रहने चाहिए। यह तभी संभव होगा जब पूरा वाक्य एक साथ उच्चारित किया जाएगा। चौथा गुण है इसका पदक्रम। प्रत्येक भाषा में पदक्रम की अपनी एक व्याकरणिक व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था के लिए पदों का निश्चित क्रम में आना जरूरी है। ग्रामर के अनुसार व्यवस्था के अनुसार पदों का संयोजन ये पदक्रम कहलाता है। पांचवा गुण है अन्विति। अन्विति से आशय है युक्त, जोड़ा या फिर व्याकरणिक दृष्टि से समान रूपता। वाक्य में पदों का प्रयोग करते समय व्याकरण के नियमों का उल्लेख नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, देखेंगे 21वां। अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है, लिखिए। ये क्वेश्चन आपको याद करना है। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, एनसीईआरटी द्वारा व्यक्त मूल्यांकन की विवेचना कीजिए। ये देखिएगा इसका उत्तर। एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन एक ऐसी सतत और व्यवस्थित प्रक्रिया है जो देखती है कि क्या देखती है, निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा तक हुई है। फिर देखती है कि कक्षा में प्रदान किए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं। तीसरी बात देखती है कि व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रही है, ये देखती है। इस तरह मूल्यांकन प्रक्रिया में 3 पक्षों और 3 अंगों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से पाई जाती है। वो 3 अंग कौन कौन से? पहला शिक्षण उद्देश्य, दूसरा है अधिगम अनुभव और तीसरा है व्यवहारगत परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 22वां है कि बालक में सुनने की आदत का विकास करने के लिए एक शिक्षक को कौन कौन से उपाय करने चाहिए, ठीक है। या फिर भाषा को सुनकर के समझने में सहायक प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करो, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। बालक में सुनने की आदत या फिर श्रवण कौशल का विकास निम्न तरीके से कर सकते हैं। पहली विधि होगी सहस्वर वाचन। शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में छात्रों के समक्ष सबसे पहले पाठ्य सामग्री या कविता का आदर्श वाचन करे। दूसरा काम करेंगे श्रुति लेख। इस विधि में शिक्षक छात्रों के समक्ष शब्द वाक्य आदि का शुद्ध उच्चारण करता है तथा उस उच्चारण को ध्यानपूर्वक सुनकर छात्र लिखित रूप प्रदान करता है। तीसरा हम तरीका बताएंगे उसको भाषण के द्वारा। यद्यपि भाषण को छात्र में मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता का विकास करने का सबसे प्रभावशाली साधन माना गया है, परंतु इसका श्रवण कौशल में भी प्रयोग किया जाता है। चौथा काम करेंगे वाद विवाद। भाषण की भांति ही वाद विवाद भी छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता का विकास करने का साधन है, परंतु इस विधि का भी उपयोग श्रवण कौशल में भी किया जाता है। पांचवी विधि है प्रश्नोत्तर विधि। श्रवण कौशल शिक्षण की अन्य महत्वपूर्ण विधि प्रश्नोत्तर प्रणाली भी है। शिक्षक कक्षा में या तो स्वयं या किसी अन्य छात्र को एक पाठ पढ़ने के लिए देगा और फिर प्रश्नोत्तर याद करने को कहेगा। छठवीं विधि है कहानी सुनना व सुनाना।
कहानी कहना और सुनना। बच्चों का मन किसी भी कहानी को सुनने के लिए तैयार रहता है। प्राय बच्चे पूरे मनोयोग से कहानी सुनते हैं, अतः इस प्रणाली को श्रवण कौशल की सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली माना जाता है। और सातवीं विधि है श्रव्य तथा श्रवदृश्य सामग्री का प्रयोग करके भी बच्चों में श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है। तो ये श्रवण कौशल, ठीक है, याद करना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 23वां क्वेश्चन देखिए, पठन के महत्व को वर्णित करो। पठन के महत्व को वर्णित करो। अब आपको अथवा में क्वेश्चन याद रखना है कि सहस्वर वाचन के गुणों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। पठन का महत्व, पठन का जीवन में अनेक दृष्टियों से महत्व है। ये निम्न बिंदु हैं, देखेंगे कहाँ कहाँ पर महत्व है। कि वर्तमान में सभी प्रकार की नियुक्ति तथा पदोन्नति से सामान्य ज्ञान का परिचय देना अथवा रखना आवश्यक है, और इसका बहुत बड़ा साधन है सामान्य ज्ञान की पुस्तकों का पाठन करना। वाचन शक्ति से हमें गंभीर अध्ययन के लिए प्रेरित करती है, और व्यक्ति का अध्ययन जितना गंभीर होता है उतना ही वह पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। हमारी संस्कृति सभ्यता सदग्रंथों में निहित है, जिनके माध्यम से हम अपनी प्राचीन संस्कृति के सागर में गोता लगा करके अनमोल रत्न निकाल सकते हैं। सदग्रंथों में पठन से हृदय में ज्ञान का आलोक फैला है, आत्मा भी विकसित होती है। उसके बाद है पठन का ज्ञान हमें सामाजिक सम्मान देता है और साक्षरता का प्रमाण पत्र भी प्रदान करता है। भाषण की विविधता का ज्ञान वाचन के द्वारा ही होता है। वाचन ही हमें विविध शैलियों से परिचित कराता है। ग्रंथ हमारे सच्चे मित्र हैं, जो सुख में, दुख में, घर में, एकांत में, अस्पताल आदि में काम आते हैं। तात्पर्य यह है कि सदा सर्वत्र साथ देते हैं और ये मृत्यु पर्यंत तक साथी बने रहते हैं। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास आदि महान साहित्यिक आत्माओं का विमल दर्शन इन्हीं वाचन शक्ति के द्वारा सुलभ होता है। उनकी अमर वाणी की झनकार इस शक्ति से हृदय में गूंजती है और इसी शक्ति से पाठक और लेखक का समागम होता है। वाचन से हम किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखिए और उदाहरण देकर के समझाइए। ठीक है, और एक प्रश्न आपको यह भी पूछा जा सकता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं, उदाहरण देकर समझाओ। तो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर पूरा देखिए। ठीक है भाई, आपको मैं बता रहा हूँ रचना के आधार पर वाक्य, और आपको फिर याद कर रहे हैं इसके अलावा एक क्वेश्चन है व्युत्पत्ति के आधार पर, जैसे रूढ़ शब्द, रूढ़ योग शब्द, ठीक है, योग शब्द, ये वाले आपको याद करने। रचना के आधार पर 3 प्रकार के साधारण वाक्य, दूसरा प्रकार है जटिल या मिश्र वाक्य, और तीसरा प्रकार है संयुक्त या यौगिक वाक्य। अब देखिए सरल वाक्य क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उद्देश्य का मतलब समझ रहे हो आप, एक कर्ता होता है, और विधेय का मतलब एक कर्म होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे सीता पुस्तक पढ़ रही है, तो सीता इसमें कर्म है, क्या है, उद्देश्य है, और पुस्तक क्या है, इसमें विधेय है, कर्म है। ठीक है, दूसरा जो भाग है वो है जटिल वाक्य या मिश्र वाक्य। जटिल को हम मिश्र वाक्य भी कहते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े हों उन्हें जटिल वाक्य या मिश्र वाक्य कहते हैं। इनकी पहचान शब्द आपको याद रखना है। इन वाक्यों में कि, जो, किंतु, लेकिन आदि योजक शब्द आते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, राम ने कहा कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, तो की तो आ गया योजक शब्द, इससे पता चल गया ये जटिल वाक्य। अब राम ने कहा, ये तो प्रधान है, और मैं कल जयपुर जाऊंगा, ये आश्रित उपवाक्य है। अब आश्रित उपवाक्य होता क्या है, देखिए, जो उपवाक्य स्वतंत्र रूप से अर्थबोध नहीं करता, केवल मुख्य वाक्य का सहायक मात्र होते हैं, उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा पर आश्रित, विशेषण पर आश्रित और क्रिया पर आश्रित। तीसरा प्रकार है वाक्य का संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान अधिकार वाक्य संयोजक के द्वारा जुड़े होते हैं। संयोजक के द्वारा जुड़े रहने पर भी प्रत्येक वाक्य अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है और एक दूसरे पर कोई आश्रित नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए, बालक कक्षा में गए परंतु वहां शिक्षक नहीं था, परंतु आ गया ना योजक शब्द,
तो इसमें देखेंगे प्रथम वाक्य तो कौन सा है, बालक कक्षा में गए। द्वितीय वाक्य क्या है, वहाँ शिक्षक नहीं था। और यहाँ पर योजक शब्द क्या है, परंतु। ठीक है, इनमें तथा और एवं ये योजक शब्द होते हैं साथियों किसमें, संयुक्त वाक्यों में, ये वाले। हमारा अंतिम क्वेश्चन है साथियों 25वां, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है, इसकी विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो देखेंगे आपको क्वेश्चन याद रखना है अथवा में मूल्यांकन की विधियों या तकनीकियों की विवेचना कीजिए। कौन कौन सी विधियां हैं मूल्यांकन की, वो आपको याद कर लेना है। तो मैं आपको सतत व्यापक मूल्यांकन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, सतत व्यापक मूल्यांकन औपचारिक विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था में मूल्यांकन प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ 2005 तथा इससे पहले अनेक समितियां और शिक्षा शास्त्रियों द्वारा शिक्षा एवं परीक्षा प्रणाली में सुधार की सिफारिशें की गई। अभी तक वर्ष के अंत में 2.5-3 घंटे की परीक्षा ही विद्यार्थियों की क्षमता मापने की कसौटी मानी गई है। किसी कारण से पूरे साल मेहनत करने वाला विद्यार्थी यदि वार्षिक परीक्षा में न बैठ पाए, ठीक है, तो उसका पूरा साल खराब माना जाता है। विद्यार्थी पर इस बात का भी मानसिक तनाव पड़ता है। इसलिए ऐसी शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की गई जिससे विद्यार्थी अपने विभिन्न कौशलों को विकसित कर सके, ज्ञान अर्जित कर सके, जीवन मूल्य में मानवीय आदर्शों को अपना सके और इन सभी समाधान स्वरूप सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली अस्तित्व में आई। सतत व्यापक मूल्यांकन की वह व्यवस्था है जो सीखने की प्रक्रिया में आकलन की निरंतरता बनाए रखने पर जोर देती है। इसमें सीखने की अभिरुचियां एवं विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। अब देखेंगे सीसीई की विशेषताएं। इसमें मूल्यांकन में सततता होती है, निरंतर चलता है ये। इसमें व्यापकता होती है, मूल्यांकन वैध होना चाहिए, मूल्यांकन का लेखा जोखा रखा जाना चाहिए और मूल्यांकन में वार्तालाप की सुविधा होनी चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट मॉडल पेपर पूरा हुआ साथियों। आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्लास आपको कैसा लगा, अपने साथियों को भी बताएंगे कि यहाँ से आपको पढ़ने में कोई कमी नहीं रहेगी और मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो सीधे एग्जाम में छपेगा। थैंक यू सो मच। दूसरी चीज़ एक और सुनिएगा, जो विद्यार्थी रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं ना, है ना, उनके लिए पात्रता का आपको MCQ बैच दिया गया है जो 1 नंबर का है, पूरी तरीके से, पूरी थ्योरी के साथ में है, थ्योरी जैसा आपको फील होगा सॉल्यूशन में। थैंक यू सो मच।